Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the जज के रिमूवल प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है। लोकसभा स्पीकर के द्वारा हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके रिमूवल मोशन को एडमिट किया गया। एडमिट करने के लेटर फेज के अंदर 3 मेंबर्स का जो कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, तो मेंबर्स का जो कमेटी है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। स्टूडेंट्स, यूपीएससी आपसे यहाँ से एक सवाल है वो पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर में, क्या जो 3 मेंबर्स का जो कमेटी होता है क्या उसके अंदर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो इसके पार्ट हुआ करते हैं? तो आप देखिएगा एमपीज हैं वो इसके पार्ट नहीं होते हैं। इसके जो पार्ट हुआ करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का एक जज है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, हाई कोर्ट का जो जज है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अगर हाई कोर्ट के जज के रिमूवल मोशन को यहाँ पे एडमिट किया गया है तो क्या जिस हाई कोर्ट से वो बिलोंग करते हैं उसी हाई कोर्ट से जो जज है वो होना चाहिए? तो आप देखिए कि ये भी ज़रूरी नहीं है, किसी अदर हाई कोर्ट से भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और जो थर्ड मेंबर है वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का जो कैटेगरी है उससे बिलोंग करना चाहिए। काफ़ी बार आप देखिए कि किसी अदर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको ही यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का जो कैटेगरी है उसके अंदर में। तो ये 3 मेंबर का जो कमेटी है वो इन्वेस्टिगेट करेगा कौन से ऐसे 2 ग्राउंड हैं जिसके बेसिस पे ये इन्वेस्टिगेट करेगा। एक तो आप देखिए कि जो ग्राउंड है वो है मिसबिहेवियर का, जो मिसबिहेवियर है वो यहाँ पे ग्राउंड है। आपसे जो ग्राउंड्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसे ही स्टेटमेंट बेस हैं वो क्वेश्चंस आया करते हैं, क्या किसी भी ग्राउंड को नहीं बताया गया है जज के रिमूवल प्रोसेस के रिगार्डिंग में? तो यस स्टूडेंट, 2 ग्राउंड हैं, एक तो मिसबिहेवियर है, अदर ग्राउंड कौन सा है? इनकैपेसिटी है। तो आप इस तरीके के जो सवाल हैं उनको डील करने के रिगार्डिंग में बेसिक जो फैक्चुअल आपका जो जानकारी है वो सही से होना चाहिए। और आप देखिए कि न्यूज़पेपर को जब आप रीड करते हो, जो न्यूज़पेपर को आपको यहाँ पे रीड करवाया जाता है स्पेशली द हिंदू को, तो जो भी फैक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, जो 3 मेंबर कमेटी के बारे में बताया, कि 2 पॉइंट यहाँ पे बताए गए, तो इनको आप कंटिन्यूस लिखा कीजिए किसी पेपर के अंदर में। अगर आप नोट्स भी नहीं बनाते हो, आप सीनियर प्लेयर हो, 1-2 अटैम्प्ट आपने दिए हैं, तो आप देखिए उस समय भी आप कोशिश कीजिए कि रफ वे के अंदर में एक पेपर लेके बैठिए। जब भी आप इस डिस्कशन को देखते हो रफली वे के अंदर में लिखने का कोशिश कीजिए जिससे कि आपका बार बार रिवीजन हो सके जब भी आप न्यूज़पेपर को रीड करते हो, एनालिसिस को सुनते हो किसी भी टीचर का यहाँ पे। तो 2 ग्राउंड के ऊपर में जब इन्वेस्टिगेट करने के बाद में इनके द्वारा जब अपना रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में, तो पार्लियामेंट आप देखिए कि स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू उस मोशन को पास करना होता है। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर में जो मोशन है वो पास होता है तो उसके बाद में प्रेसिडेंट को कहा जाएगा कि जो जज का जो रिमूवल यहाँ पे नोटिस है, रिमूवल जो नोटिफिकेशन है उसको इनके द्वारा इश्यू किया जाए और जज का जो रिमूवल प्रोसेस है इसी के थ्रू कंप्लीट होगा। या किसी एक्ट का भी यहाँ पे जो मेंशन किया जाता है जजेज का जो इंक्वायरी है, जो रिमूवल प्रोसेस है उसके बारे में, तो आप देखिए कि जजेज इंक्वायरी एक्ट है। कौन सा एक्ट है स्टूडेंट्स? जजेज इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, जिसके थ्रू जज का जो रिमूवल मोशन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब आपको देखिए कि जब रिमूवल का जो प्रपोजल रखा जाता है किसी भी हाउस के अंदर में, ये प्रपोजल रखा जा सकता है लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर में भी, तो वहाँ पे मिनिमम जो एमपीज का जो रिक्वायरमेंट है वो हुआ करता है, कितने तो मिनिमम एमपी हैं वो होने चाहिए उसके पार्ट। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि लोकसभा के अंदर में अगर मोशन को प्रपोज करना है तो वहाँ पे 100 एमपीज हैं उस प्रपोजल को सपोर्ट करने चाहिए। राज्यसभा के अंदर में जो नंबर ऑफ एमपीज हैं वो कम है, 50 एमपीज यहाँ पे होने चाहिए उस प्रपोजल के सपोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से है, एक और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 124 है जिसके अंदर में रिमूवल प्रोसेस के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन है। कुछ हमारे जो आर्टिकल है, आर्टिकल 217 है, आर्टिकल 218 है, उसके अंदर में भी जो रिमूवल मोशन है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन के बारे में है कि बिहार के वहाँ पे जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव कंडक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग में जो भी वहाँ पे मिस्टेक्स हैं जिनको कि करेक्ट है वो किया जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनके द्वारा अर्लियर फेज में भी कहा गया था अगर मास लेवल के ऊपर एक्सक्लूजन होगा तो उनके द्वारा जो स्टेप इन है उनके द्वारा इंटरवेन है वो किया जाएगा। तो 65 लाख जो वोटर्स हैं उनके नेम यहाँ पे
रिड्यूस होने का बात है, तो आप देखिए कि उनके द्वारा करेक्ट करने को कहा गया है। अभी जो केस है वो पेंडिंग है, कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर में है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे। फिर स्टूडेंट्स एवरी मंथ का जो 11th एंड 12th का जो डे होता है, उस समय में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इकोनॉमी का जो प्रोग्रेस डाटाज हैं उसको रिलीज किया जाता है, जिसके अंदर में इन्फ्लेशन रेट कैसा है, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर में ग्रोथ है वो लास्ट मंथ के अंदर में कैसा ऑब्जर्व हुआ, ऐसे जो डाटाज हैं वो रिलीज होते हैं। तो उसी के बेसिस पे बताया गया है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन वन ऑफ द लोवेस्ट नंबर्स को अचीव किया है लास्ट 8 ईयर्स के अंदर में। लास्ट टाइम आप देखिए कि जो जून 2017 का जब समय था, तो उस समय में इस तरीके से काफ़ी कम नंबर्स हैं वो हुआ करते थे, और अब आप देखिए कि लोएस्ट नंबर्स हैं वो पहुँचे हैं रिटेल इन्फ्लेशन के अंदर में। डाटा कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डाटा रिलीज करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो डाटा हैं वो यहाँ पे रिलीज होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो रेट है वो 1.55 है, और 1.55 रेट है वो यहाँ पे पहुँचा है। तो रेट का एक मिनिमम क्राइटेरिया भी होता है कि जो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करने के रिगार्डिंग में आरबीआई के पास में कुछ मैंडेट हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में उनका जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है उसके कुछ मैंडेट हैं। मैंडेट क्या है कि 2 से लेकर और 6 का जो रेंज है उसके बिटवीन के अंदर में आपको जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कंट्रोल करना होगा, उसको रेगुलेट करना होगा। अब यहाँ पे जो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है 2% का, तो उससे भी आप देखिए कि कम है यहाँ पे हुआ है। तो आने वाले समय में वो इसके रिगार्डिंग में कुछ चेंजेस करेंगे, जिससे कि आप देखिए कि इसको इम्प्रूव है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम तो आप देखिए अगर कम होता है तो डिफ्लेशन वहाँ पे होगा, मंदी वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि महंगाई वहाँ पे होता है। टैक्स का जो कलेक्शन है उसके बारे में बताया गया कि जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो भी रिड्यूस हुआ है, उसी के पर्सपेक्टिव से है। एग्जाम के लिए आपको जो मंथली बेसिस के ऊपर में जो चेंजेज हैं उसके बारे में नहीं जानकारी होना चाहिए। मेनली जानकारी आपको जो होना चाहिए वो ये कि जो बेसिक प्रोविज़न है कि यहाँ पे अगर डिफ्लेशन है, अगर आप देखिए कि जो रेट है वो काफ़ी कम हुआ है, तो उस दौरान में जो आरबीआई क्या करेगा, क्या उस समय में उनके द्वारा जो रेट्स को कट किया जाएगा या रेट्स को इंक्रीज किया जाएगा? क्योंकि रिसेंटली आप देखिए कि कुछ डिसीजंस लिए गए थे, और अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको भी हमने कुछ दिन पहले ही रीड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा हाईवेज के पर्सपेक्टिव से एक स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि हाईवेज के ऊपर में जो टोल हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है। अगर उस कंप्लीट प्रोजेक्ट के जो पैसा है उनको रिकवर कर लिया गया है, तो वहाँ पे जो टोल का जो इंस्टॉलेशन है वो नहीं होना चाहिए, उसको वहाँ से रिमूव है वो किया जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में है, उनके जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो हेड हैं उनके द्वारा ये कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेज ये होता है, क्या जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है? क्या उनके द्वारा किसी तरीके से ऑर्डर इश्यू किए जा सकते हैं? आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसी तरीके से ऑर्डर का जो पार्ट है वो नहीं है, बट उनके द्वारा एक कंसर्न है कि कंटिन्यूस जो टोल प्लाजा है वो इंस्टॉल हुआ, वहाँ पे प्रेजेंस हुआ करता है हाईवे के ऊपर में, या उनका जो प्रोजेक्ट के पैसे रिकवर करने के भी बाद में। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो कि आप देखिए कि 1921 के समय कॉन्स्टिट्यूट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू में 1921 के समय कॉन्स्टिट्यूट होता है। स्टूडेंट्स अर्लियर फेज में जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम होते थे इसके, फिर बाद में नंबर्स को चेंज किया गया। अब आप देखिए कि 15 मेंबर्स हैं वो तो इसके लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के होते हैं, तो 22 मेंबर्स का ये कमेटी है। जो अपोजिशन के जो मेंबर हैं वो इसके आप देखिए कि जो हेड है वो हुआ करते हैं। 1967 के समय ये जो डिसीजन है वो लिया गया था। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज का जो फाइनेंस सेक्टर है उससे ये बिलोंग किया करती हैं। फाइनेंस सेक्टर के अंदर में 3 कमेटी हैं, एक कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, अदर कमेटी है यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी है, फिर आप देखिए कि कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग है। तो एस्टीमेट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका संख्या डिफरेंट है, और जो पीएसयू का जो कमेटी है जो पब्लिक अंडरटेकिंग का है उनका जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है, प्रोसेस भी डिफरेंट होता है बहुत अलग अलग कमेटी का यहाँ पे।
तो ये बेसिकली हमने जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में देखा, बट एक इन्फॉर्मेशन जो पता ये होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं होती है, इनके द्वारा किसी भी तरीके से जो ऑर्डर्स हैं वो इश्यू नहीं किए जा सकते हैं। तो आप देखिए कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है तो किसी भी तरीके से जो ऑर्डर इश्यू हैं वो नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में व्हीकल्स के रिगार्डिंग में जो 2018 का उनका जजमेंट है कि जो व्हीकल्स का एक एज है वो होना चाहिए, एज तक ही उनको अलाउ किया जाए, जिससे कि व्हीकल से जो एमिशन हुआ करता है उसको रिड्यूस किया जा सके और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो एमिशन है उसके नंबर्स रिड्यूस होंगे। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स जो इम्पैक्ट है उसको यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है उसको टैकल करने के अंदर में हेल्प है वो ये प्रोवाइड करेगा। अब आप देखिए कि उसी जो जजमेंट है उसको यहाँ पे जो बार है वो किया गया है, यहाँ पे किसी भी तरीके के एक्शंस का रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर कोई व्हीकल है जिसको ओवर एज कंडीशन के अंदर में है। ओवर एज कंडीशन का क्या क्राइटेरिया था, अगर पेट्रोल के अंदर में है तो 15 ईयर्स उसका क्राइटेरिया रखा गया था, और अगर आप देखिए कि डीजल के अंदर में है तो 10 ईयर का जो क्राइटेरिया है वो रखा गया था कि 10 ईयर और 15 ईयर का जो कैटेगरी है उससे ज़्यादा उनका नंबर एज है वो नहीं होना चाहिए। अथॉरिटीज़ को बार किया गया कि ऐसे व्हीकल्स को आप सीज मत कीजिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को जो गाइडलाइंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का रिगार्डिंग में जो बार है वो किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि OD1 का एक पॉलिसी होता था, जब दिल्ली के अंदर में एयर क्वालिटी डिक्लाइन होता है तो उस समय एक OD1 का जो पॉलिसी है वो भी इम्प्लीमेंट में लाया गया था। OD1 पॉलिसी के थ्रू वहाँ पे जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं उनको कम करने का कोशिश है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री कमेटी के ही बारे में है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ करता है, उस कमेटी के द्वारा पाया गया कि रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रॉपर उनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो नहीं किया गया। अब आप देखिए कि ये जो कमेटी हमने अभी यहाँ पे रीड किया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, ये किस कैटेगरी के अंदर में है, क्योंकि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी था वो तो बेसिकली फाइनेंस कैटेगरी के अंदर में था। ये जो कमेटी है वो है कमेटी ऑन स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल की कैटेगरी के अंदर में, जो कमेटी है ऑन स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल के अंडर में। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो कमेटी है वो यहाँ पे 30 मेंबर का ये टोटल मेंबरशिप इसके अंदर में हुआ करता है। 20 जो मेंबर हैं वो लोकसभा के इसके पार्ट होते हैं, और आप देखिए कि 10 मेंबर हैं वो राज्यसभा के, मींस वन काइंड ऑफ एक जॉइंट कमेटी है। इस चीज़ को ये एग्जामिन करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, अगर उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग में जो स्कीम है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर उनके जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको नहीं कैरी आउट किया गया, तो उन सब प्रोसेस को जो एग्जामिन है वो ये कमेटी किया करती है। शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। नेक्स्ट आप देखिए कि इलेक्शन प्रोसेस के ही रिगार्डिंग में वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको सम्मन किया गया है। अब ये जो न्यूज़ है हमारे एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के पॉलिटिकल डेवलपमेंट कंट्री के अंदर में आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलते हैं। यस, आपको ये ज़रूर से पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में चीफ सेक्रेटरी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछा था। उस समय चीफ सेक्रेटरी का जो पोस्ट है वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में था। कुछ राजस्थान एंड कुछ अदर स्टेट्स के अंदर में जो चीफ सेक्रेटरी पोस्ट के रिगार्डिंग में जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ था। तो ये एक यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या पता लगता है कि कोई टॉपिक जो न्यूज़ में है, कंटिन्यूस न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से वो न्यूज़ में है वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो सवाल आपसे हो सकते हैं किसी भी तरीके से, तो उसको अच्छे से एग्जामिन करने का, अच्छे से रीड करने का आपका ज़रूरत है। जस्टिस एंड इक्वलिटी के बारे में है, यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में कहा गया है कि कैसे ट्रांसप्लांटेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसको कि हम फॉलो किया करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो मेन यहाँ पे जो टारगेट है, मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी सोशल पर्पज़ के रिगार्डिंग में जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यूज किया गया है तो उस सोशल पर्पज़ को ये फुलफिल करे, जो सोशल पर्पज़ है उसको ये फुलफिल करे। इसके अलावा आप देखिए कि जो स्पेसिफिक रॉन्ग है उसको यहाँ पे जो राइट किया जा सके इस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू में। रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ है, नेशनल जो ऑर्गन है, नेशनल ऑर्गन फॉर टिश्यू एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू
एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा एक एडवाइजरी को रिलीज किया गया कि अगर कोई पर्सन है जिनके द्वारा ऑर्गन जो डोनेट करने का बात किया गया है, तो उस समय में उनके जो फैमिली मेम्बर हैं या वुमेन हैं उनको फर्स्ट यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर में रखा जाएगा वुमेन को। और ये आप देखिए कि उनके जो रिलेटिव हैं, वुमेन या रिलेटिव है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर में रखा जाएगा। तो इसी जो एडवाइजरी है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कंसर्न्स को रेज हुआ है। क्या वुमेन्स आप देखिए कि जो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर में क्या मेजरली रोल प्ले करते हैं, क्या उसके अंदर में उनका इंगेज हुआ करता है, तो उसके जो डाटाज को बताया ये गया है कि यहाँ पे जो रिलेटिव मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया कि वो कम्प्लीटली क्लोज मेंबर्स यहाँ रिलेटिव्स होने चाहिए, या आप देखिए कि जो एक्सटेंडेड हैं, दूर जिनका डिस्टेंस रिलेटिव्स हैं, उनको भी इंक्लूड इसके अंदर में किया जाएगा। नेक्स्ट अगर इसके बारे में हम बात करें, क्या इस एडवाइजरी के थ्रू क्या इसका मिसयूज़ तो नहीं हो सकता है, तो उस मिसयूज़ के बारे में भी कंसर्न है। क्या जो रैकेट्स हैं, जो ऑर्गन्स के आप देखिए कि ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस के अंदर में हैं, क्या उनको किसी तरीके का यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर में जो लूप होल है उसको वो यूज कर सकें। तो ऐसे जो डिफरेंट एरियाज़ के बारे में जो डिस्कशन है वो हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, यस स्टूडेंट्स, जीएस मेंस के अंदर में आपसे यहाँ पे सवाल हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट्स के अंदर में जो डॉग्स पाए जाते हैं, उनके बारे में जो अभी रिसेंटली एक जजमेंट डिलीवर हुआ है, इनको कुछ सेंटर्स के अंदर में शिफ्ट करना है। और स्टूडेंट्स, क्या हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको किस तरीके का ज़रूरत है ऐसे लॉज को डील करने के रिगार्डिंग में। फर्स्ट तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट है कि किसी भी एनिमल के अगेंस्ट में क्रुएल्टी है वो नहीं होना चाहिए। 1960 का वो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी। लोकल अथॉरिटीज़, जो लोकल बॉडीज़ हैं जिनका मेजरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रीट डॉग्स एंड इन सब के जो नंबर्स हैं उनको रेगुलेट करने का, तो इनके पास में तो आप देखिए कि फंडिंग का मेजर इशू है कि फंडिंग जो रिक्वायर है वो नहीं होती है। लोकल बॉडीज़ के जो, अगर हम बात करें लोकल बॉडीज़ के जो इश्यूज़, तो उनके तो 3F के नाम से यहाँ पे जो इश्यूज होते हैं, आप देखिए कि फंड मेनली इशू होता है, फंड के बाद में आप देखिए कि फंक्शन होता है, और उनके जो फंक्शनरीज हैं, उनके जो पर्सन उसके अंदर में जो हेड किया करते हैं उन बॉडीज़ को, तो आप देखिए कि काफ़ी बार उनका भी जो इंटेंशन, उनका अवेयरनेस वहाँ पे ना होना, तो ये भी एक मेन रीज़न होता है इस लोकल बॉडीज़ के प्रॉपर वे के अंदर में फंक्शन ना होने की बिहाइंड में। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अभी हमें जो कंप्लीट डॉग्स हैं उनको रिमूव करने से पहले हमें उनके जो नंबर्स हैं वो पता होने चाहिए कि ऑलरेडी कितने नंबर्स इनके हैं। लोकल बॉडीज़ का यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नंबर्स हैं वो समय के साथ में रेगुलेट किए जाते हैं, जिससे कि ये इंसिडेंट्स हैं वो सामने ना आते। अभी जो पिछले कुछ समय से जो इंसिडेंट्स सामने आने लगे हैं, कंटिन्यूस जो अटैक्स होने लगे हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस, जो एल्डर जो पर्सन है उनके ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में है, आप देखिए कि जो प्रेजेंट समय में जो टेरेस्ट्रियल जो इंटरनेट का यूज़ होता है, जिसके अंदर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेजरली करना होता है कि जो केबल्स हैं, केबल्स के अलावा आप देखिए कि जो टावर्स जो हैं उनका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा एरिया है जो कम्प्लीटली आइसोलेटेड प्लेसेस के अंदर में है, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर में ये मेजर इशू होता है कि एक टावर को आप देखिए कि हर घर के बेसिस के ऊपर जो टावर्स है वो नहीं लगाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप देखिए कि जो कनेक्टिविटी है उसका इशू होता है। कोई नेचुरल डिजास्टर का जो सिचुएशन क्रिएट हो तो उस समय में ये इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर टावर का वहाँ पे डैमेज हुआ है। तो सैटेलाइट इंटरनेट जो प्रेजेंट समय में स्टारलिंक नाम का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे इस सैटेलाइट इंटरनेट को जो वर्क है वो कैरी आउट होगा। 3 कैटेगरी के अंदर में सैटेलाइट्स बताई गई हैं। लो अर्थ ऑर्बिट है, जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, और इसके अलावा आप देखिए कि जो जियो सिंक्रोनस, जो जियो स्टेशनरी का जो एरिया है वहाँ पे सैटेलाइट्स उनको सेंड किया जाएगा। तो उनके बारे में जो डिस्टेंस है ये आपको पता होना चाहिए, किस डिस्टेंस तक हम यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट कैटेगरी में उसको कंसिडर करते हैं। वो सैटेलाइट्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी भी रहेगा, उनका जो कनेक्टिविटी यहाँ पे बूस्ट हो सकेगा, किसी भी डिजास्टर सिचुएशन के अंदर में वो बेसिक जो सर्विस है वो अवेलेबल रहेगी, लोग अपना जो कनेक्टिविटी है उसको कैरी आउट कर सकेंगे। फिर आप देखिए कि बांग्लादेश के थ्रू जो हमारा लैंड का जो रूट है, लैंड का जो पोर्ट है, लैंड पोर्ट कौन से स्टेट्स में सिचुएटेड है बांग्लादेश के साथ में, ये स्टूडेंट सिचुएटेड हैं हमारे यहाँ पे डेट आसाम है, आसाम के अलावा मेघालय है, आसाम है, मेघालय है, मेघालय के अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे त्रिपुरा है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा तो आप देखिए कि
जो कनेक्टिविटी क्या इसका दोनों जो म्यांमार है उसके साथ में भी है क्या, त्रिपुरा का कनेक्टिविटी, या स्टूडेंट्स जो मिजोरम है उसका कनेक्टिविटी है बांग्लादेश और डेट म्यांमार के साथ में, ये एक बार आप देखना जरूर से, मिजोरम आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इन स्टेट्स के अंदर में लैंड पोर्ट का जो अवेलेबिलिटी है, लैंड पोर्ट के थ्रू जो बांग्लादेश का जो जूट है जिसका सप्लाई होता है उसको बार किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा उसको बार किया गया। सी पोर्ट के थ्रू अब उनका जो अवेलेबिलिटी रहेगा जिससे कि उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन, प्रॉपर एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। ये डिसीजंस इस वजह से लिए गए हैं कि इंडियन जो जूट इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट होने लगा है, इंडियन जो डोमेस्टिक जूट इंडस्ट्री है उसका डिक्लाइन होने लगा है उसकी वजह से। तो किसी भी तरीके से जो कंपटीशन ना रहे, वैसे भी बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस वो लिटिल बिट डिक्लाइन सिचुएशन में है पिछले कुछ समय के अंदर में। फिर आप देखिए स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर के बारे में है, कैबिनेट ने जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन है उसके अंडर में आप देखिए कि अप्रूवल है वो ग्रांट किए हैं। 4 सेमीकंडक्टर जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे आने वाले समय के अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे। 4500 करोड़ के आसपास इसका जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल किया गया। कहाँ पे ये प्लांट है वो इम्प्लीमेंट होंगे, एक तो आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर में इम्प्लीमेंट होगा, तो स्टूडेंट्स एक पंजाब के अंदर में किया जाएगा। उड़ीसा में 2 प्लांट्स वहाँ पे होंगे, पंजाब है, और फिर स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश है जहाँ पे। फिर अगर हम बात करें फॉरेन यूनिवर्सिटी अपने कैंपस को ओपन करेंगे तो कंटिन्यूस आप देखिए कि कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे। ये अच्छा है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका फॉरेन एक्सपोजर इंक्रीज होगा, फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ में एक्सपोजर इंक्रीज होने के अलावा वहाँ के भी लोग अगर इंडिया में पढ़ने के लिए आएंगे तो इंडिया का भी आप देखिए कि जो एजुकेशन के थ्रू जो कनेक्टिविटी है, एजुकेशन के थ्रू जो बायलैटरल रिलेशंस है उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कैग के द्वारा बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं वो अभी सेस के रूप से जो पैसे होते हैं वो ट्रांसफ़र करने होते हैं। अभी ये गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी स्पेशली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिनका ऑयल मार्केटिंग एक बोर्ड भी है, उनको आप देखिए कि पैसे जो सप्लाई करने होते हैं, सॉरी सप्लाई नहीं मीन्स उनको रिफ़ंड करने होते हैं या वापस से देने होते हैं, वो अभी तक नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईरान के रिगार्डिंग में है, ईरान और इजराइल का आप देखिए कि कन्फ्लिक्ट हुआ था समर के समय में, मई जून के समय में। तो उस दौरान में ईरान के द्वारा 21,000 के आसपास जो लोग हैं जिनको डिटेंड किया था, तो उसके बारे में है। फिर स्टूडेंट जो सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, वहाँ पे डेट आप देखिए कि हीट वेव का कंडीशन डेवलप हुआ है। अब ये हीट वेव का कंडीशन कौन से एरियाज़ में डेवलप हुआ है इटली के अंदर में, फ्रांस के अंदर में, स्पेन और पोर्तुगल के वहाँ पे ये डेवलप हुआ। तो उसके बारे में बताया गया है। वाइल्ड फायर के इंसिडेंट्स देखने के लिए मिले हैं। पाकिस्तान के बारे में है बोथ न्यूज़। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ का तो न्यूक्लियर थ्रेट का जो एक इशू किया गया था, बट आप देखिए उनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका भी यहाँ पे कहा गया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है उसको भी आप देखिए स्टॉपेज है वो नहीं अलाउ करने देगा इंडिया को। यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में है। अफगान बॉर्डर के पर्सपेक्टिव से है यहाँ पे कि पाकिस्तान अपना जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनका जो डिटेंशन, नए सिक्योरिटी ऑपरेशंस को वहाँ पे कैरी आउट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, ट्रंप एंड पुतिन का जो डिस्कशन है उसके रिगार्डिंग में यूक्रेन अपना जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करे। यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये कहा गया कि उनका फ्यूचर उनके द्वारा जो डिसाइड है वो किया जाए। और गाजा स्ट्रिप के बारे में है जहाँ पे जीनोसाइड के इंसिडेंट्स को कंटिन्यूस बताया गया। इजराइल के जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इजराइल का जो होस्टेज को रिलीज करने के रिगार्डिंग में जो मिलिट्री ऑपरेशन किए गए थे, अभी तक सभी होस्टेज का जो रिलीज है वो नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आपको इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिले हैं उनको बार बार रिवीजन करोगे, बार बार न्यूज़पेपर डेली आप देखिए राइट करने का कोशिश करोगे तो आपको बेनिफिट है वो रिसीव होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।